सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। पश्चिम बंगाल में अब खेला होबे। और मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो है ममता बनर्जी। 2 सीट से वो चुनाव लड़ने वाली थी, भवानीपुर और नंदीग्राम। और अब लगातार भारतीय जनता पार्टी जो ताने दे रही थी कि ममता बनर्जी 2 सीट से चुनाव लड़ रही हैं, अब ममता बनर्जी ने भवानीपुर, जो कि एक पूरी तरह से सुरक्षित सीट थी, उसे छोड़कर अब यह फैसला किया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। मगर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि वो दोनों ही सूरतों में हालात को अपने फायदे में बदलने की कोशिश करती है। कैसे करती है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। तो कायदे से अब तक क्या संवाद चल रहा था कि ममता बनर्जी डर गई हैं, इसलिए 2 सीटों से चुनाव लड़ रही हैं। अब जबकि वो 1 सीट से चुनाव लड़ रही हैं, तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि गोदी मीडिया किस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा है, और वो आपकी स्क्रीन पर है। ये कोई चैनल है TV9। इन्होंने क्या क्या चलाया मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले, दीदी ने छोड़ा घर, नरेंद्र मोदी का डर। आगे देखिए साहब, बंगाल का पर्चा आउट, मोदी विजय पर नो डाउट। दीदी की टीम 291, टीम नरेंद्र मोदी पर सीधा आक्रमण। भय की सीक्रेट स्टोरी, नंदीग्राम जरूरी या मजबूरी। वाकई दोस्तों, ये वही न्यूज चैनल्स हैं, आपको याद होगा जब सिंघू बॉर्डर किसान पहुंचे भी नहीं थे, तब इसी न्यूज चैनल ने इस किसान आंदोलन के पीछे खालिस्तानी ताकतों का हाथ देख लिया था। मगर आप देखिए, इसमें 2-3 चीजें उन्होंने कही है। पहली बात, दीदी ने छोड़ा घर, नरेंद्र मोदी का डर। सामान्य ज्ञान है दोस्तों, कॉमन सेंस है। एक आदमी तभी सुरक्षित रह सकता है अगर वो 2 जगह से चुनाव लड़े। मसलन कल्पना कीजिए कि 2019 के चुनावों में राहुल गांधी ने सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़ा होता, तो क्या वो लोकसभा पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे, वायनाड से भी, और वो वायनाड से पहुंचे क्योंकि अमेठी में हार गए वो। तो अगर वो एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं जहां पर शुवेंदु अधिकारी है, वो शुवेंदु अधिकारी जो कि पहले टीएमसी में था, जो 2011 से जिसका गढ़ है नंदीग्राम, वो शुवेंदु अधिकारी जो अब बीजेपी में शामिल हो गया है, अब वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं एक डेयरिंग दांव खेला है, एक मुश्किल दांव खेला है। तो कायदे से अगर ये चैनल ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का डर, तो डर तो नहीं है। यहां ममता बनर्जी बतला रही हैं कि देखें जरा किसमें कितना है दम। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए ये चैनल क्या कहता है, क्योंकि यही भाव एक तरह से सभी चैनल्स का है। आगे देखिए ये कह रहे हैं, दीदी की टीम 291, टीम नरेंद्र मोदी पर सीधा आक्रमण। यानी कि बेचारे नरेंद्र मोदी, बेचारी बीजेपी तो दबी कुचली है। टीम 291, और ये टीम 291 कौन हुए? ये वो 291 उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगी। मैं इस चैनल से पूछना चाहता हूं, और इसी की तरह जो बाकी चैनल्स हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ तो ममता बनर्जी हैं, मगर इनके मुकाबले में कौन कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, अमित शाह की सोच, भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल। चलो वो बात होती तो बात समझ आती। इसके अलावा इनके 3 और गुप्त साथी हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और इनकम टैक्स। ये चैनल ये कैसे भूल गया? ये तमाम न्यूज चैनल्स कैसे भूल गए कि सरकार के पास ये तमाम लोग हैं? क्योंकि इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए दोस्तों, शुवेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए, नारदा स्टिंग ऑपरेशन था। यहां पर कथित तौर पर ये दोनों लोग रिश्वत लेते हुए कैमरे में पकड़े गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी तो वो गंगा है जिसमें जो छलांग लगाता है वो पवित्र हो जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसी इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी के डर से कहीं शुवेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, उन्होंने बीजेपी में छलांग तो नहीं लगाया? हां? तो मैं तो आपको प्रमाण दे रहा हूं कि बीजेपी के साथ ही सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स हैं,
और ढेरों मिसालें आपके सामने पिछले कुछ अरसे से लगातार दिखाई दे रहा है कि जो भी इस सरकार से सवाल करेगा, जो भी इस सरकार को आड़े हाथों लेगा, चाहे वो पत्रकार हो, राजनेता हो, एक्टिविस्ट हो, सभी के खिलाफ या तो ईडी लगा दी जाएगी, सीबीआई लगा दी जाएगी, या फिर इनकम टैक्स लगा दिया जाएगा। ढेरों मिसालें हैं। क्या मीडिया संस्थान, क्या राजनेता और क्या सामाजिक कार्यकर्ता, इनकी भूख यहां नहीं मिटती है। वो तो आतंकवादी तक की धाराएं जो हैं वो लगा देते हैं एक्टिविस्ट के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर। सिद्दीक कप्पन, उमर खालिद, इन तमाम लोगों को भूल गए हैं आप? तो जब ये चैनल ये कहता है कि दीदी के टीम 291 का मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम से है, जी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में ये तमाम लोग भी मौजूद हैं। और ये ना भूलें, ममता बनर्जी का मुकाबला सिर्फ बीजेपी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से नहीं हो रहा है। उनका मुकाबला वामपंथी दलों और कांग्रेस से भी है। और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कोलकाता में एक रैली हुई थी, वामपंथी दलों और कांग्रेस की जबरदस्त भीड़ जुटी थी। तो मेरे कई पत्रकार मित्र मुझे बता रहे हैं कि वामपंथी दल और कांग्रेस जो हैं वो ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कई इलाकों में जोरदार नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ममता बनर्जी का तो मुकाबला इन तमाम लोगों से है। मैं जानता हूं कि समाजवादी पार्टी, शरद पवार, शिवसेना ममता बनर्जी के समर्थन में आए, मगर इस मुगालते में मत रहिए। इनके आलेने से बीजेपी नहीं हारने वाली है। इनके आने के बाद जो है शिवसेना के समर्थन देने से, अरे शिवसेना की क्या मौजूदगी है पश्चिम बंगाल में? तो ममता बनर्जी का जो मुकाबला है बहुत कठिन है। और इस हालात में अगर वो सिर्फ एक सीट से चुनाव लड़ रही हैं तो बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। ऊपर से आप देख रहे हैं मीडिया का प्रोपेगेंडा। मगर एक बार फिर दोस्तों, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आज जो शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को कह रही हैं कि ममता बनर्जी बाहरी व्यक्ति हैं, जी हां, इस खबर के मुताबिक ममता बनर्जी बाहरी व्यक्ति हैं। अरे जो शख्स एक राज्य की मुख्यमंत्री है वो बाहरी व्यक्ति कैसे हो सकती हैं? मगर उससे भी बड़ा सवाल, क्या शुवेंदु अधिकारी के पाप, कथित तौर पर पाप, भूल गई है बीजेपी? यकीनन आपको यह बात समझनी होगी, शुवेंदु अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं कब से? शुवेंदु अधिकारी वहां पर 2007 से मौजूद है। 2007 में नंदीग्राम की हिंसा आपको याद होगी, 14 लोग मारे गए थे। ममता बनर्जी ने वो कठिन संघर्ष किया है वहां के वामपंथी दलों के खिलाफ। उनका मुकाबला इस तरह से हुआ है वहां की वामपंथी हिंसा के खिलाफ। 34 साल जिन वामपंथियों ने राज किया था पश्चिम बंगाल के ऊपर, वो पूरा जो इतिहास है हिंसा और खून से सना हुआ है। ममता बनर्जी ने उसे चुनौती दी थी और जीत हासिल की थी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं वो एक फाइटर है। आज की तारीख में जब भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें चुनौती देती है तो आपको कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को क्या सौगात देना चाहती है। उसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि 2 मई को जब नतीजे आ जाएंगे तो टीएमसी के तमाम गुंडे गले में तख्ती लगाकर घूमेंगे कि हमें माफ कर दो। और उन्होंने यह भी कहा कि गो तस्करी पर मैं अंकुश लगाऊंगा या बीजेपी अंकुश लगाएगी। यह अपने आप में बहुत अजीबोगरीब है दोस्तों। जब यह बात योगी आदित्यनाथ कह रहे थे तो हाथरस में एक बेटी के पिता को गोलियों से भून दिया गया था। आज से 2.5 साल पहले इस पिता ने कुछ लोगों के खिलाफ अपनी बेटी की छेड़खानी की शिकायत की थी। 2.5 साल बाद उन लोगों ने मार दिया उसे। और इसी हाथरस से वो तस्वीरें भूल गए आप, जब रातों रात उस गुड़िया का शव जला दिया गया था, जब अदालत के अंदर योगी आदित्यनाथ के नौकरशाह, मंत्री, पुलिस सब झूठ बोल रहे थे। तो जब योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल पहुंचकर लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते हैं तो कृपया अपने गिरबान में भी झांक लें। और आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं जो दोस्तों बहुत कुछ कहती है। ये नोट देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये नोट है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली, ये लिखा हुआ है। ये क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने क्या ट्वीट किया, आप पढ़ के सुनाना चाहूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि योगी राज दरअसल है क्या। 8 मार्च को योगी जी बरेली आएंगे। सुबह 4 बजे 15 टीचर एयरपोर्ट तलब किए गए हैं। रंगोली बनाने का आदेश दिया गया है और लापरवाही पर कार्रवाई करने की धमकी दी गई है। इतना अहंकार, शिक्षक सुबह 4 बजे रंगोली बनाएंगे। लोकतंत्र है या राजतंत्र? बाकायदा उस लेटर में लिखा गया है लापरवाही की
तो ठीक कर दिए जाओगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं योगी जी कि जब आप पश्चिम बंगाल में कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो एक स्वर्णिम काल आ जाएगा पश्चिम बंगाल में, तो आप किस स्वर्णिम काल की बात करते हैं? क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य का वादा किया था कि नहीं किया था? मैं आपसे जानना चाहता हूं। हाथरस की ढेरों घटनाएं, कुलदीप सिंह सेंगर, ये जो तमाम हमारे सामने मिसालें, क्या ये राम राज्य की ओर इशारा करते हैं? इशारा भी करते हैं। माफिया पर काबू पाया गया होगा, मगर हकीकत यह है कि जो माफिया या जो सोच आपके साथ जुड़ी हुई है, आज की तारीख में उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। माफिया को लेकर हकीकत यह चेहरा बयान कर रहा है विकास दुबे, जिसने मेरे उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। उनमें से एक डीएसपी लगातार गुहार लगा रहे थे कि विकास दुबे के साथ मिला हुआ है वहां का थाना अधिकारी, मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? वो डीएसपी भी मारा गया और उसके साथ 7 पुलिसकर्मी मारे गए। और फिर जब विकास दुबे को लाया जा रहा था तो उसकी गाड़ी पलट दी गई और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। वो विकास दुबे पकड़ा जाता और जिंदा लाया जाता तो शायद न जाने कितने सफेद पोशों का वो पर्दाफाश कर सकता था। योगी जी, जब आप राम राज्य का वादा करते हैं पश्चिम बंगाल के लिए, तो क्या आप इस हकीकत को भूल जाते हैं? बताइए। पश्चिम बंगाल का जो चुनावी संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के बीच में, वो कितना गंभीर है और कितना ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि गंधला हो गया है, वो आपको इस बात से पता चल जाएगा कि कुछ दिनों पहले यह तस्वीर सामने उभर कर आती है और यह कहा जाता है कि इस मां को टीएमसी के गुंडों ने, कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर पीटा, क्योंकि इसका बेटा गोपाल मजुमदार जो है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। इस बात को लेकर मैंने भी आवाज बुलंद की थी दोस्तों अपने एक दूसरे कार्यक्रम में। फिर उसी दिन क्या होता है, अचानक कुछ और वीडियोस टीएमसी अपनी तरफ से जारी करती है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस, ये कहते हुए कि नहीं नहीं ये सरासर झूठ है। और इस औरत के कुछ रिश्तेदार ये बता रहे हैं कि दरअसल गोपाल मजुमदार ही अपनी मां की पिटाई करता था और किसी टीएमसी के कार्यकर्ता ने उसकी पिटाई नहीं की। मगर मैंने अपनी बात क्यों नहीं बदली, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि उस बूढ़ी मां ने अपने बयान में कहा था कि मुझे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हम इस मां की बात का विश्वास नहीं करते, तो हाथरस की गुड़िया ने जो डाइंग डिक्लेरेशन दिया था कि मेरे साथ किन लोगों ने दुष्कर्म किया या मुझे किन लोगों ने मारा, फिर हम उसकी बात को भी हमें नहीं मानना चाहिए? क्योंकि समाज के ठेकेदार हों या बीजेपी का प्रचार तंत्र है, वो तो कुछ और ही बोल रहा था ना। लॉ एंड ऑर्डर एडीजी तो ये भी कह रहे थे कि बलात्कार ही नहीं हुआ है। ये बात अलग है कि सीबीआई ने उनकी पोल खोल कर दी। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे दोस्तों। मैं आपको ये घटना क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर कांटे का मुकाबला है। एक तरफ प्रचार और फिर उसके जवाब में प्रचार। उस मां का चेहरा भारतीय जनता पार्टी सब तरफ पेश कर रही है, बता रही है कि एक तरफ तो ममता बनर्जी मां माटी मानुष की बात करती हैं, मगर मां की यह हालत है। हालांकि यकीनन इस घटना ने मुझे काफी असमंजस में डाल दिया था, मगर मैंने अपनी बात इसलिए नहीं बदली क्योंकि वो मां कह रही थी कि मुझे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारा है, लिहाजा मैंने अपनी बात को नहीं बदला। अगर आपको लगता है कि उस मां ने अपना बयान बदल दिया है, तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि इस कार्यक्रम के कमेंट सेक्शन में आप अपनी तरफ से जो हकीकत है उसे बयां करें। दोस्तों, अगर ममता बनर्जी ये चुनाव हार जाती है ना, इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता जो है वो पश्चिम बंगाल की संस्कृति, उसकी सियासत में जबरदस्त परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि आप ये बखूबी जानते हैं कि बीजेपी अपनी तरफ से क्या पेशकश रखती है। देखिए, पश्चिम बंगाल का एक लंबा चौड़ा इतिहास है, खूबसूरत संस्कृति का, खुली सोच का। बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो इन तमाम चीजों पर अंकुश होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह से बीजेपी अंकुश डाल रही है, पश्चिम बंगाल की एक सोच रही है, खुली सोच रही है। वामपंथियों ने यहां 34 साल राज किया। मैंने कहा उस राज में हिंसा भी रही, चुनावी हिंसा भी रही, खून खराबे भी रहा, मगर बंगाली संस्कृति पर किसी तरह की आंच नहीं आई। पिछले 10 सालों से उसी तरह से बांग्ला संस्कृति पर किसी तरह की आंच नहीं आई। मगर एक बार बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो ये तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं अंकुश डाला जाएगा।
मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि ईवीएम भी तो है। देखिए दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, मेरे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले ईवीएम में फेरबदल करके चुनाव जीता। इसके कोई प्रमाण मौजूद नहीं है दोस्तों, और मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूं कि ईवीएम के जरिए चुनावी नतीजों को बदला जा सकता है जब तक मेरे सामने पुख्ता प्रमाण ना हो। क्योंकि मैं आपसे बात बतौर पत्रकार कर रहा हूं, किसी पार्टी के एक्टिविस्ट की तरह नहीं। मुझे याद है, मुझे एक पत्रकार ने कहा था कि क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस के नेता ने मुझे एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया। एक कंपनी जो ईवीएम बनाती है, वो कुछ बांग्लादेशियों से बात कर रही थी और यह कह रही थी कि आप चाहें तो चुनावी नतीजों में आप परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि 2016-17 में जो यूपी के चुनाव हुए थे, वो भी इस बात का प्रमाण है कि ईवीएम में परिवर्तन किया जा सकता है। मेरा वो पत्रकार दोस्त एक कांग्रेस के नेता का हवाला दे रहा था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं उस कांग्रेस के नेता से कि अगर तुम्हारे पास ऐसा स्टिंग ऑपरेशन है, तुम खामोश क्यों हो? दोस्तों, इस तरह की ढेरों बातें की जाती हैं कि ईवीएम के जरिए चुनावों को बदला जा सकता है। यह सरासर बकवास है, वाहियात है। ये जिसे कहते हैं ना कि जब इंसान हार जाता है तो कई कारण ढूंढता है। हां, यकीनन स्थानीय तौर पर जो है, जब अंतर 200 से 300 वोट्स का हो तो स्थानीय तौर पर परिवर्तन किए जा सकते हैं, वहां के डीएम्स के जरिए, वहां के जिला अधिकारियों के जरिए। इसकी ढेरों मिसालें मेरे सामने हैं। बिहार में जो हाल में चुनाव हुए थे, उसमें भी ऐसी कुछ मिसालें सामने हैं। मगर यह कहना कि ईवीएम के जरिए पूरे चुनाव बदल दिए जाएंगे, इसके अभी कोई प्रमाण नहीं है दोस्तों। जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी हार गई तो इसके पीछे ईवीएम का खेल हो सकता है, दे आर जस्ट सैड लूजर्स। और अगर तृणमूल कांग्रेस इस तरह का कोई तर्क दे रही है, इसका मतलब वो डर गई है। तो कहने का तर्क यहीं पर है मेरा कि ईवीएम के जरिए ममता बनर्जी नहीं हारने वाली हैं। वो हारेंगी तो इसलिए हारेंगी क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी को चाहती है, और यह ममता बनर्जी की बहुत कठिन लड़ाई है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत।